हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई नो कि आप लोग डीएसए विद सी प्लस प्लस सभी सीख रहे हैं और डे वाइज डे लेवल थोड़ा सा हाई हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। बट याद रखिए, आप चाहे जिस भी फील्ड में देख लो, चाहे वो कोई भी एक्सपर्ट देख लो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री एरिया में देख लो, चाहे वो स्पोर्ट्स में देख लो, चाहे वो किसी भी टेक फील्ड में देख लो, हर एक्सपर्ट एक दिन बिगिनर था, उससे भी चीज़ें कंफ्यूज लगती थी और उसे भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड का फेस करना पड़ा था। और उसी को हम लोग दूर करते हैं कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस के साथ। तो मैं आपके बड़े भाई के नाते मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि बी कंसिस्टेंसी एंड की प्रैक्टिस, इन दो चीज़ों के साथ आपका प्लेसमेंट सक्सेस, आपके आने का जर्नी पक्का डेफिनेटली सक्सेस होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें आज के सेशन के बारे में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2D अरे। अब ये 2D अरे क्या होता है? तो 2D अरे को ऐसे समझो कि एक्चुअली 2D अरे कुछ नहीं है, एक छोटा सा टेबल का एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर हम एक टेबल बनाते हैं, तो इस तरह अगर हम टेबल बनाएं तो फाइनली हम समझ पा रहे हैं कि ये एक टेबल है जिसमें ये रो को इंडिकेट कर रहा है कि रो 1, रो 2 एंड रो 3, और ये इंडिकेट कर रहा है कॉलम को, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो जब भी हमें डेटा मेमोरी में स्टोर कराना होता है कुछ इस फॉर्मेट में, तो हम बात कर रहे होते हैं, हम यूज कर रहे होते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर का जिसका नाम है 2D अरे। अब ये 2D अरे रियल लाइफ में हमें कहाँ मिल रहा होता है देखने। तो अगर हम एक्सेल यूज किए होंगे, लाइक अगर आप सभी, लाइक एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसमें आप सभी क्या मतलब मेजरली हर कंपनी में ये काम हो रहा होता है। तो एक्सेल में हमारे पास स्प्रेडशीट मिल रहा होता है, वहां पर ऐसे ही एलिमेंट्स को हमें स्टोर करना होता है जहां पे हर एक सेल डिनोट कर रहा होता है रो और कॉलम, जहां पर ए नाम का रो होता है और 1 नाम का कॉलम। तो इस तरह से A1 नाम का A और 1, तो A1 बता रहा होता है कि A1 में हमारा 0 है। तो इस तरह से हर एक सेल 2D अरे में स्टोर हो रहा होता है वैल्यू, और इस तरह से हमारा रियल लाइफ में 2D अरे यूज हो रहा होता है। तो समझते हैं कि 2D अरे का डेफिनेशन टेक्निकल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो 2D का फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल अरे। ये एक टेबल और मैट्रिक्स की तरह होता है जो स्टोर कर रहा होता है डेटा रोज एंड कॉलम में। उसके बाद बोला गया है इट इज एन एरे ऑफ एरे। ओके, वापस से उस एग्जाम्पल पर आते हैं जो अभी एग्जाम्पल मैंने लिया था। अगर आप गौर करोगे तो ये एक रो है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। अगर हम इसको कॉलम वाइज समझें तो ये एक अरे है। अब अरे के अंदर एक और अरे है, एक ये वाला रो है, एक ये रो है, एक ये रो है। तो ये रो जो है वो भी एक अरे की तरह स्टोर हुआ है, मतलब एरे ऑफ अरे। मतलब 2D को हम बोल सकते हैं कि एरे का पार्ट है और वो एक और अरे का पार्ट है। मतलब हर एक एलिमेंट एक खुद के एरे में स्टोर है और वो दूसरे भी एरे में स्टोर है, इसीलिए इसको हम लोग अरे ऑफ अरे भी बोलते हैं। इट इज एन अरे ऑफ अरे, मीनिंग हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ मेन एरे, जो एक मेन एरे का एलिमेंट होगा जो अभी मैंने टेबल बनाया था, वो होल्ड कर रहा होगा दूसरा अरे भी। लाइक एक कॉलम का अरे था तो वो एक रो में भी अरे बना रहा था। तो इस तरह से अरे ऑफ अरे का कंसेप्ट 2D में आ रहा होता है। अब सोचने वाली बात है, जब हम स्प्रेडशीट यूज कर रहे होते हैं एक्सेल शीट में या गूगल शीट में, तो वहां पर जो हर एक सेल होता है वो भी एक्सेस किया जाता है इंडेक्सेस के थ्रू। इंडेक्सेस मतलब इंडेक्स के थ्रू, जो उसके एक्सेल में लिखा होता है। लाइक इधर लिखा होता है ABCD और ऊपर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 कॉलम। तो चलिए देख ही लेते हैं एक्सेल खोल के कि एक्चुअली काम कैसे कर रहा होता है। तो अगर इस एक्सेल की बात करें तो नॉर्मली अगर हम किसी पर भी क्लिक करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर क्लिक किए, तो अगर यहाँ पर हम गौर करें तो यहाँ पे इसका जो इस सेल पर अगर हम क्लिक किए तो यहाँ पर क्लिक करते ये देखिए, ये जो 10 नंबर बता रहा है वो बता रहा है कि ये 10 नंबर का रो है, और ये जो K है वो बता रहा होता है कि कॉलम है। मतलब इस सेल का नाम है 10K, मतलब 10 रो नंबर 10th है और K कॉलम है। तो अगर आप यहाँ फाइनल पे देखोगे तो आंसर आ रहा होगा K10, यहाँ पर आ रहा है K10। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है हमारा सेल। हर एक सेल, कोई भी सेल को आप देखो, लाइक ये सेल बता रहा है L7, मतलब यहाँ पर दो चीजें हमें मिल रहा है, एक तो कॉलम का नाम और दूसरा
रो का नाम, उसी तरह L1 में या L2 में इस तरह से अलग अलग जो स्प्रेडशीट में काम कर रहा होता है वो काम कर रहा होता है 2D अरे के हेल्प से। अब बात करते हैं कि जब भी हम C++ में कुछ भी सीख रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ सिंटेक्स होता है, कुछ रूल होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है जो हमें डिफाइन करना होता है बनाने से पहले। तो सबसे पहले सिंटेक्स नॉर्मली अरे की तरह है। अगर आप 1D अरे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज हमारे इस पूरे डीएसए के प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे आप जाके अरे के फुल फाउंडेशंस को आप वीडियो देख सकते हैं और आपका अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2D अरे का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले डेटा टाइप। अब जब आप कुछ भी वैल्यू रख रहे होते हैं, मेक श्योर कि अरे का जो मेन चीज था जो मैंने बताया था कि अरे का मतलब है कि एक ऐसा कंटेनर जो डिफरेंट वैल्यू रख सकता है पर वैल्यू सारा एक डेटा टाइप का हो। तो वो सारा कंसेप्ट यहां भी यूज हो रहा होगा कि अरे एक कंटेनर की तरह बिहेव कर रहा होगा, वो वेरिएबल होगा, उसका हम डेटा टाइप दे रहे होंगे, वो सेम डेटा टाइप का एलिमेंट ले रहा होगा पर डिफरेंट वैल्यूज ले रहा होगा। तो सेम चीजें हुई कि डेटा टाइप पहले डिफाइन किया गया जैसे वेरिएबल का करते थे, फिर अरे का नाम क्या रखना है। और अभी तक याद होगा कि 1D अरे में हम एक चीज को डिफाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2D है तो हम दो इंडिसेस को डिफाइन कर रहे होंगे। सबसे पहला जो आपका इंडिसेस होगा वो रो को इंडिकेट कर रहा होगा, जो दूसरा होगा वो कॉलम को इंडिकेट कर रहा होगा। तो इस तरह से 2D अरे होता है। अब इसका एक एग्जांपल समझे तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं इंट, डेटा टाइप की जगह इंट लिया, अरे के नाम पे मार्क्स लिया और मार्क्स के बाद हमने 3 और 4 दिया। तो ये 3 और 4 बता रहा होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ साइज है रो का वो 3 है और जो 4 है वो कॉलम का साइज है। और जब फाइनली इसमें जो टोटल डेटा आ रहा होगा वो 3 × 4 यानी 12 एलिमेंट्स आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसका एक बनाते हैं एक टेबल के 3/4 कैसे बना। तो मार्क्स नाम का टेबल बनाना है। सबसे पहले बोला गया है कि 3 एलिमेंट लो, 3 रो लो। तो रो बनाने के लिए 1, 2 और 1 3, मतलब इसका नाम हो गया रो 1, इसका नाम हो गया रो 2 और इसका नाम हो गया रो 3। तो टोटल 3 रो हो गया। अब कॉलम बनाना है तो 1, 2, 3 और 1 4। तो ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। अब इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। टोटल अगर रो की बात करें तो 3 और टोटल कॉलम की बात करें तो 4, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 3/4। अब हम जब 12th में, याद कीजिए जब हम 12th में मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर भी कुछ इसी तरह का सिनेरियोस आ रहा था। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से है कि मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो मैट्रिक्स में हम कैसे है जो डेटा को लिखते हैं। तो अगर याद होगा तो मैट्रिक्स का कुछ फॉर्म इस तरह होता है 3/4 के लिए कि सबसे पहले हम लिखते हैं A00, फिर A01, फिर A02 और A03, फिर उसी तरह A10, A11, A12, A13 और फिर बता रहा होता है A20, A21, A22 और A23। तो फाइनली जब आप 3/4 का मैट्रिक्स बना रहे होते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंडेक्सेस में स्टोर हो रहा होता है वैल्यू, जहां पर A00 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से 12 वैल्यू का स्टोर कर रहा होता है और हर इंडेक्सेस अलग अलग चीज दिखा रहा होता है। जहां पर ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है और ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है और कॉलम 4 है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर स्टार्ट 0 से क्यों की और कॉलम भी 0 से स्टार्ट क्यों की? क्योंकि मैंने आपको बाय डिफॉल्ट बताया था कि अरे का जो इंडेक्सेस है वो 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, तो इसीलिए रो और कॉलम दोनों का हम वैल्यू 0 0 से स्टार्ट किए। और मैट्रिक्स में भी हम नॉर्मली देख रहे होते हैं कि यहाँ पर 0/00 स्टार्ट हो रहा होता है, क्योंकि 2D पूरा मैट्रिक्स पर है, पूरा टेबल की तरह काम कर रहा होता है। तो ये पूरा टेबल का सारा चीजें जितने भी इसके फीचर्स होते हैं वो सारा यूज कर रहा होता है। तो इस तरह से हमें ये समझ में आया कि जो टोटल रो और कॉलम होगा उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो उतने एलिमेंट्स हमारे उस अरे में स्टोर हो रहे होंगे। तो ये एक चीज 2D अरे में समझ में आया। अब बात करते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं। एक तो सिंटेक्स बन गया, किस तरह से हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सेपरेट डिक्लेरेशन करें और इनिशियलाइजेशन करें, मतलब हर एक एलिमेंट को एक्सेस हम अपने मर्जी से देख कि हम इस एलिमेंट में ये जाएगा, इस इंडिसेस पर ये जाएगा, इस इंडिसेस पर ये जाएगा,
तो वहां पर हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। लाइक इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 2/3 से एक चीज क्लियर होना चाहिए कि रो का वैल्यू टोटल कितना है 2 और कॉलम का वैल्यू कितना है 3। मतलब जो टेबल बन रहा होगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा A00, A11, A01 और A02, फिर A10, A11, A12। तो फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम, तो 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 एलिमेंट हमारे पास आने वाले हैं। अब 6 एलिमेंट आने वाले हैं तो अब बात होता है, तो एक्चुअली जब आप स्टोर कर रहे होते, ये जो लाइन आपने लिखा इंटीजर A 2 और 3, मतलब हुआ ये कि A नाम का अरे बना, उसमें 2 रो और 3 कॉलम करके उसका जो मेमोरी है, मेमोरी में कुछ इस तरह से वैल्यू स्टोर होने वाला है और इसी तरह इसके पास वैल्यू जाएगा। तो सबसे पहले हमने बोला कि A00 में 1 दे दो, मतलब A00 कहाँ था, यहाँ था। तो फाइनली जो अब आउटपुट हो रहा होगा वो कुछ इस तरह हो रहा होगा कि A00 में 1 असाइन किए तो यहाँ पर 1 आया। फिर A01 में, A01 यहाँ है तो A01 में 2 आया। फिर उसी तरह A02 में क्या है 3 है, तो A02 में 3 तो 3 आया। उसी तरह A10 में क्या है 4, तो A10 में 4। A11 में क्या है, A11 में 5 और A12 में 6। तो इस तरह से जब आपका फाइनल इसका इनपुट हो रहा होगा, जब आप इसको इनिशियलाइज इस तरह किए तो आपका फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से काम कर रहा होगा, मेमोरी में कुछ इस तरह से स्टोर कर रहा होगा और आपको इस तरह से आउटपुट दे रहा होगा। मतलब एक चीज समझ में आ गया कि 2D अरे एक मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा होता है, मैट्रिक्स के ऑपरेशन की तरह काम कर रहा होता है, जहां पर ये एक टेबल वाला फॉर्मेट में स्टोर हो रहा होता है डेटा, जहां हमारे पास 2 इंडिसेस का मेजर काम हो रहा होता है, रो एंड कॉलम का। अब हम चाहते हैं कि ये जो मैन्युअली हमने इंसर्ट किया, इसको हम ऐसे ना करके डायरेक्ट खुद एक बार में खत्म कर दे इनिशियलाइज करके। तो उसका भी ये जो अगर बात करें तो उसको भी आप कर सकते, कि उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि ब्रैसेस ओपन किए। जब आप पहला ब्रैसेस ओपन किए, मतलब समझ में आया कि एक अरे बन रहा है। अब अरे के अंदर 2 और ब्रैसेस दिए, तो ये जो 2 अलग ब्रैसेस दिए वो बता रहा होता है कि एक रो, हर एक रो को इंडिकेट कर रहा है। मतलब अगर आपने पहला 1 2 3 लिखा तो ये रो 1 में जा रहा होगा और ये 4 5 6 रो 2 में जा रहा होगा। तो इस तरह से कुछ एक्सेस हो रहा होता है और आप बाय डिफॉल्ट इस तरह से कुछ इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। अगर मान लो कि अगर आप रो का वैल्यू दिए ही नहीं, तो रो का वैल्यू नहीं भी दोगे तब भी ये काम कर रहा होगा। कंपाइलर इन्फर साइज ऑटोमेटिकली, कंपाइलर है जो बाय डिफॉल्ट रो का साइज ऑटोमेटिकली वो समझ रहा होता है, बट मेक श्योर कि कॉलम का साइज आपको देना होता है, क्योंकि कॉलम का साइज कंपाइलर नहीं समझ रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कॉलम आपको बताना होता है कि कितना कॉलम है। रो बाय डिफॉल्ट वो खुद भी समझ रहा होता है। तो यहाँ पर हुआ ये कि इंट ए नाम का अरे नाम का जो बनाए थे फंक्शन अरे बनाए थे, वो रो यहाँ पर अब हमने इनिशियलाइज नहीं किया। जो अभी तक मेजरली हम कर रहे थे 2/3 ले रहे थे, तो यहाँ पर हमने 2/3 नहीं दिया, यहाँ रो को स्पेस ही नहीं दिया, रो का वैल्यू ही नहीं दिया और 3 दे दिया कॉलम। तो इससे एक चीज समझ में आ गया कंपाइलर को कि फाइनली हमारे पास जो कॉलम होगा वो 3 होगा और रो वो खुद चेक कर रहा होगा कि कितना रो है। तो यहाँ पर यूजर ने 2 अलग अलग ब्रैकेट में, अलग अलग ब्रैसेस में वैल्यू दिए। तो जब 2 ब्रैसेस में दिया, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कंपाइलर को कि रो 1 और रो 2। तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर खुद ही ऑटोमेटिक समझ गया, अच्छा 2 रो है तो टोटल असाइन कर रहा होगा वो 2, और इस तरह से यहाँ पर अपने आप 2 वैल्यू आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि हेयर द नंबर ऑफ रो इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय द कंपाइलर, मतलब जो रो का नंबर है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर के थ्रू पता चल जाएगा। तो ये होता है कुछ। अब बात करते हैं कि अगर मुझे किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेट सपोज मैं एक यहाँ पर टेबल बना रहा हूं, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 और मैं आपका पूछ रहा हूं कि 5 को मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे इसका एड्रेस बता दो कि इसका एड्रेस क्या होगा। तो आप लोगों के पास आंसर होगा इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना कि इसका एक्सेस क्या होगा। लेकिन अब हम समझते हैं कि कंपाइलर इसको कैसे समझ रहा होगा, क्योंकि कंपाइलर रो स्टार्ट कर रहा होगा 0 से, तो ये 0th रो है और ये 1th रो है। अगर वही कॉलम की बात करें तो ये 0th कॉलम है, ये 1th कॉलम फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। मतलब अगर 5 को एक्सेस करना है
तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से हो रहा होगा और इसका फाइनल वैल्यू आ रहा होगा 5, मतलब A1 के रो 1 में और रो कॉलम 1 में 5 आ रहा होगा, फाइनल वैल्यू इस तरह से हो रहा होगा। तो इस तरह से कुछ एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अगर मुझे एक्सेस करना है कोई एलिमेंट, तो ईच एलिमेंट इज एक्सेस यूजिंग 2 इंडेसेस। अब ये 2 इंडेसेस ही क्यों लिखा गया? यहां पर लिखा है कि हर एक एलिमेंट, हर एक वैल्यू एक्सेस हो रहा होगा 2 इंडेसेस के हेल्प से, 1 फॉर रो एंड 1 फॉर कॉलम। याद कीजिए अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि जब हम 5 को एक्सेस कर रहे थे तो सबसे पहले रो देख रहे थे और फिर कॉलम भी देख रहे थे। उसी तरह जब हम स्प्रेडशीट में, एक्सेल में किसी सेल को एक्सेस करना चाह रहे थे तो वहां पर भी हमारे पास 2 चीजें आ रही थी। तो उसी तरह जब भी हम 2D अरे में कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 चीज आ रहा होता है, एक रो एक कॉलम, और उसके हेल्प से हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जहां पर हमें फर्स्ट वाला में रो इंडेक्स लिखना होता है और सेकेंड वाले में कॉलम इंडेक्स, तो मेक श्योर कि ये चीज आप भूलो ना। सबसे पहले आपको रो लिखना होता है और बाद में आपको कॉलम लिखना होता है। और जब आप फाइनली इसको प्रिंट कर रहे होंगे तो आपका आउटपुट आ रहा होगा। अब हम बात कर रहे होते हैं कि 2D अरे में इनपुट एंड आउटपुट करते कैसे। तो अभी तक एक चीज समझ में आया कि जब हम 1D पढ़े थे तो हम एक बार लूप यूज कर रहे थे, बट अब आया यहाँ पे 2D अरे। तो याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ाया था नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, जब मैं स्टार पैटर्न के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको रो और कॉलम का कंसेप्ट समझाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा नेस्टेड लूप का तो प्लीज देख लो, वहां से काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जब भी हमें 2 डायमेंशंस के हेल्प से काम करना होता है, 2 डायमेंशन पर काम करना होता है, तो वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं नेस्टेड लूप का। मतलब एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हम अरे का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो हम लूप का यूज करेंगे। अगर वो 1D है तो 1 लूप यूज कर रहे होंगे, और अगर वो 2D है तो हम वहां पर नेस्टेड लूप यूज कर रहे होंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट, कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम नेस्टेड लूप ही क्यों यूज कर रहे हैं। बात ये है कि जब हम अरे को डिफाइन कर रहे होते हैं तो अरे को डिफाइन करने के लिए, इसका एग्जाम्पल, अरे को जब हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं वैल्यू, तो वहां पर हम एक ही काम को बार बार कर रहे होते हैं एक ही कंटेनर के साथ, तो हम एक लूप यूज कर रहे हैं। उसी तरह जब अरे के अंदर एक और अरे होता है तो उसको अरे के अंदर एक और अरे को इनिशियलाइज करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं नेस्टेड लूप। अब बात आ रहा होता है कि एक्चुअली इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कैसे ये काम कर रहा होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी मैंने बताया था कि जब भी हमारा टेबल बन रहा होता है, लेट सपोज हम 2x2 का ले रहे होते हैं। अब अगर हम ये टेबल देखें तो ये 2x2 में, जहां 2 रो और 2 कॉलम है। अगर मुझे फर्स्ट वाले में 2 वैल्यू डालना है तो एक चीज समझ में आया कि ये देखो 0 रो और यहां पर भी 0 रो, मतलब एक बार में एक लूप के अंदर 2 कंडीशन चल रहा होगा। मतलब जितना रो होगा, रो का करंट में हम कॉलम का ऑपरेशन कर रहे होंगे। तो एक आइट्रेशन पर, हर एक रो के आइट्रेशन पर कॉलम जितना चाहिए उतना चलाना होगा। ये एक लॉजिक समझ में आया। लाइक अगर 0th रो है तो कॉलम जितना होगा, लाइक 2 कॉलम है तो 2 बार चल रहा होगा। उसी तरह अगर फर्स्ट रो है तो वहां पर भी 2 बार कॉलम चल रहा होगा। तो ये एक चीज समझ में आया। तो हर एक रो के आइट्रेशन पर कॉलम मतलब इंडेफिनिट चल रहा होगा जहां तक आपको वैल्यू चाहिए। तो यही सेम लॉजिक हम जो पैटर्न वाले प्रॉब्लम में भी सॉल्व कर रहे थे, तो सेम चीजें यहां पर भी हुआ कि कुछ खास नहीं हुआ। अगर हम नॉर्मली देखें तो मेन फंक्शन स्टार्ट किए, और स्टार्ट करते ही, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी कोड को समझना होता है तो आप मेन फंक्शन के स्टार्ट करो। जैसे ही मेन फंक्शन से यहां से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मुझे दिखा इंट से समझ में आ गया अच्छा इंटीजर डेटा टाइप है। फिर समझ में आया A2/3, मतलब यहां इस पूरे लाइन से आपको समझ जाना चाहिए कि एक एरे ए नाम का अरे बना है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो 2 रो और 3 कॉलम है। 2 रो मतलब डिफाइन कर दो A01, A01 और A02, फिर A10, A11 और A12। तो आपके माइंड में जब ये लाइन लिखाया तो ये आपके माइंड में डायग्राम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर यहां पर 2 लिखा रहा है और यहां 3 लिखा रहा है, तो आपका 1 पे खत्म हो रहा है और 2 पे खत्म हो रहा है।
तो रो नंबर 1 इसलिए खत्म हुआ, रो 1 इंडिकेट कर रहा है, रो 1 पर ही क्यों खत्म हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये दो टोटल 2 है, तो हमारे पास भी तो टोटल 2 है, पर 1 इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इंडिसेस 0 शुरू हो रहा होता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट 1 लेना चाहते हैं, 1 एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसी टेबल को हम वापस से बना रहे होते हैं कि A11 से आप स्टार्ट कर दो, A12 लो और A13 लो, A21, 22 और 23। तो जब आप फाइनली यहां देख रहे होगे तो ये देखो 2 3 मतलब सेकेंड कॉलम थर्ड रो और सेकेंड कॉलम थर्ड रो। तो इस तरह से फाइनली यहां काम कर रहा होता है, पर ये एक सही वे नहीं हो रहा होता है क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया था। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अरे में आपका इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, तो यहां पर जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो आपके डिफाइन किए रो और कॉलम से एक कम आ रहा होगा, क्योंकि हम एक करके इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। तो ये एक लाइन का मतलब हुआ कि उस तरह से असाइन हुआ। उसके बाद आया कि सी आउट इंटर एलिमेंट्स ऑफ 2D अरे। अब बोल रहा है कि 2D अरे का एलिमेंट इंटर करो। तो हमारे कंपाइलर जब चला रहे होंगे तो इस कोड को तो वो समझ गया, तो वो मेमोरी में कुछ इस तरह स्पेस बना लिया। ये आपके कंपाइलर पर आउटपुट आ गया कि इंटर एलिमेंट्स ऑफ 2D अरे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ये दो लूप समझ गया, ये पूरा नेस्टेड लूप जो समझ गए, वहां पे 2D अरे खत्म। यहीं पे 2D अरे का मेन कंसेप्ट है। यहां पर बोला कि i इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको वापस से वही टेबल में लाता हूं जो टेबल में कंपाइलर समझ रहा होता है और कंपाइलर क्रिएट कर रहा होता है मेमोरी में। तो A01 00 A01 A02 A10 A11 और A12। अब आपको मैंने पहले बताया था कि यहां जो आपका वैल्यू होगा वो इससे एक कम हो रहा होगा, तो आप देख सकते हो। तो यहां पर हुआ ये कि i का वैल्यू 0 इनिशियलाइज किया गया और i को लेस देन 2 तक चला गया। अब लेस देन 2 ही क्यों चला गया, क्योंकि रो से रो स्टार्ट हो रहा होगा जो भी वैल्यू से, उसमें हम 0 इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो मेक श्योर कि वो अगर 0 को 2 तक चला दें तो टोटल 3 चल रहा होगा, और हमारे पास कंडीशन ये है कि रो 2 चले, तो उससे एक लेस देन चलना होगा, तो वो लेस देन के लिए यूज की। उसके बाद कंडीशन देखो, 0 क्या 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो अंदर आओ। अंदर आने के बाद j इज इक्वल टू 0 और j को लेस देन किए 3 तक। अब ये i और j क्या है, तो i और j ये बता रहा होता है कि i रोथ है और j कॉलम है। तो j क्या 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहां पर सीन में a i j में जा रहा होगा वैल्यू, मतलब a नाम का अरे है, i का वैल्यू अभी क्या है 0 है और j का वैल्यू अभी क्या है 0 है। तो A00 इंडेक्स पर हम पहला सीन यानी इनपुट करा रहे होंगे। लेट सपोज यूजर ने दिया 1, तो ये इस पूरे एलिमेंट का जब 1 वैल्यू जा रहा होगा तो ये मेमोरी में जाकर असाइन हो रहा होगा मेमोरी पर, तो A00 यहां दिखने पर इसका वैल्यू बन गया 1। तो इस तरह से ये पहला एलिमेंट यूज किया। अब है जो इसका दूसरा फ्लो चार्ट समझते हैं। जब J वैल्यू चला गया एक बार, तो अब J का इंक्रीज हुआ वैल्यू, जब J इंक्रीज हुआ तो J अब 0 से अब इंक्रीज होकर 1 हुआ, तो 1 क्या 3 से लेस देन है, हाँ है, तो यहां पर फिर से A आया और I का वैल्यू तो सेम है क्योंकि अभी I का कंडीशन के अंदर का सारा लूप चल रहा है, तो A 0 होगा और J का वैल्यू 1 होगा। तो अब A नाम के अरे में 0 और 1th पोजीशन पर हम इनपुट कर रहे होंगे, तो 0 और 1th पोजीशन अगर हम देखें तो यहां पर आ रहा है और यहां पर जाकर हमें फिर से वैल्यू इंसर्ट करना होगा। तो लेट सपोज हम 2 की, तो इस तरह से वैल्यू इनपुट हो रहा होगा। तो ये फाइनली जब अगर हम फिर से J को इंक्रीज किए तो अब J का वैल्यू 2 हुआ, तो यहां पर 2 आया और J02 पर हम इनिशियलाइज वैल्यू किए 3। तो इस तरह से अब यहां पर एक चीज और हुआ कि अब हम J को वैल्यू इंक्रीज किए तो 3 हो गया। क्या 3 से छोटा है, नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो गया, ये लूप गलत हो गया और बाहर आ गया। बाहर आ जाने पर ये लूप खत्म हो गया, बट मेक श्योर अभी बाहर का लूप बाकी है, तो अब बाहर का फिर से i बढ़ रहा होगा। जब i बढ़ा तो i का वैल्यू 0 था, अब 1 हुआ, 1 क्या 2 से छोटा, हाँ है, तो सेम प्रोसेस कर रहा होगा 3 बार 1 के लिए, तो 1 के लिए 4 5 और 6 असाइन हो रहा होगा। उसी बाद फिर ये J कंडीशन खत्म हुआ, अब i का वैल्यू 2, तो जब 2 हो गया तो क्या i 2 से छोटा है, नहीं, तो अब फाइनली ये लूप खत्म हो रहा होगा और आपको वैल्यू इंसर्ट हो रहा होगा 1 2 3
4 5 6। तो अगर हम बात करें फाइनली आउटपुट के बारे में या इनपुट के बारे में कि आपका इनपुट अरे कैसा हो रहा होगा, तो इनपुट अरे हो रहा होगा आपका 1 2 3 4 5 6, जो 2/3 में हो रहा होगा, मतलब 6 एलिमेंट के साथ। अब आप काउंट कर लो, इसमें टोटल 6 एलिमेंट भी है और आपका काम भी कर रहा है। तो इस तरह से काम कर रहा होता है हमारा 2D अरे इनपुट प्रोसेस। तो फाइनली हम देखें कि 2D अरे का एलिमेंट यहाँ पर आउटपुट हमें आ रहा होगा और आपका वैल्यू 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर मैंने ये अरेंज वे में समझाया है, पर अगर आप एज ए यूजर किसी तरह से भी अगर वैल्यू को डाल रहे होते हो तो वो आपके मेमोरी में कुछ इस तरह से स्टोर हो रहा होता है। अब है जो वही चीज है कि अब आउटपुट कैसे करें। तो अभी मैंने इनपुट बताया था, तो सेम प्रोसेस फिर से दोहराना है और अब सीन के जगह पर सी आउट कर देना है और वही लूप का कंडीशन लगाना है कि ये इंसर्ट हुआ या आउट हुआ। और उसी तरह जब हम सेम कर रहे होंगे प्रोसेस, तो यस अब ये फाइनली आउटपुट दे रहा होगा। सेम लॉजिक लगाया 2 और 3/3 का, जहां पर 2 रो बता रहा है, 3 कॉलम बता रहा है, और एक का करके हमने आउट कर दिया। और आउट करके फिर एक काम और किया, हर एक रो में खत्म होने पर हम एंडल यूज कर रहे थे। और एंडल यूज इसलिए कर रहे थे, याद कीजिए नेस्टेड लूप में भी मैंने बताया था कि पैटर्न के प्रॉब्लम में एंडल यूज इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो लाइन ब्रेक करे और नीचे दिखाए, फिर लाइन ब्रेक करे और नीचे दिखाए, ताकि आपके मेमोरी में जैसे वो स्टोर हो रहा होगा वैसे आपको प्रिंट हो रहा होगा। तो फाइनली इसका आउटपुट हम देख रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6 जो आपने इंसर्ट किया था। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है हमारा 2D अरे, इनपुट प्रोसेस हो रहा होता है, आउटपुट प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह से फ्लो चार्ट से हो रहा होता है। तो अगर यहां तक समझे तो एक चीज क्लियर समझ में आया कि ये सम टॉपिक इजी है, बस हमें चाहिए प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। और एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर आप सभी अपने करियर के लिए फोकस हो, करियर के लिए सीरियस हो, तो मेक श्योर आप जो भी चीजें कर रहे हो, लाइक आप आज 2D अरे पढ़े या 1D अरे पढ़े, तो वो सभी चीजों को मेंशन कीजिए अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, लिंक्डइन में डालिए। वो सारा चीज आपका भी मोटिवेशन बढ़ाता है और आने वाले कल में जो भी आपके लिंक्डइन में कनेक्शन हो रहे थे वो सभी आपका वैल्यू समझ रहे होते हैं कि यस यू आर सीरियस अबाउट योर करियर और आप अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो मेक श्योर आप सारी चीजें अपने लिंक्डइन में डालें। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स पर, कौन से एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं। तो 2D हम बोले थे कि मैट्रिक्स और टेबल पर काम कर रहा होता है। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन, लाइक आज तक आपने जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें आपका एडिशन का यूज हो रहा होगा, तो सबसे पहले आज का जो मेरा क्वेश्चन है, आज का जो मेरा एग्जाम्पल है, वो 2D अरे पर मैट्रिक्स ऑपरेशन में सबसे पहला हम कंसेप्ट लेकर आए हैं मैट्रिक्स एडिशन। मतलब जितना भी ऐड हम कर रहे होते हैं मैट्रिक्स में, उन सभी का आज हम कोड लिखने वाले हैं। मतलब आज के बाद जब भी मैट्रिक्स का ऐड करना होगा तो आप इस कोड को चला देना और अपना वैल्यू इंसर्ट कर देना, फाइनली आपको वैल्यू मिल रहा होगा। तो अगर इस प्रॉब्लम को समझे, पहली बात, जब भी कोई भी प्रॉब्लम देख रहे होते, चाहे वो डीएसए का प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी अलग अलग टॉपिक्स के प्रॉब्लम हो, सबसे पहला हिंट ही हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि आपको प्रॉब्लम दिया हुआ होता है। और जब आपके पास प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आज वो बोलते हैं ना कि आज तो ऐसा कोई चीज मिला नहीं है या बना नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो उसी तरह अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम को देख के हमको समझना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। तो पहले इस थोड़ा सा फ्लो चार्ट को समझ कि इसमें क्या बोला है कि मेन फंक्शन से स्टार्ट करना है। तो मेन फंक्शन पर हम आ गए। मेन फंक्शन पर आते ही सबसे पहला चीज हम देख रहे हैं कि वहां पर डिफाइन हुआ है इंट रोज इज इक्वल टू 2 और कॉलम इज इक्वल टू 2। मतलब यहां पर क्लियर माइंड में आना चाहिए कि अच्छा 2 रो होगा टोटल और 2 कॉलम होगा टोटल, डन। फिर आया मैट्रिक्स के बाद, पहला मैट्रिक्स जो होगा वो भी 2x2 होगा। ऑफकोर्स जब 2x2 का रो और कॉलम ले रहे हैं तो जो मैट्रिक्स हमारा बन रहा होगा वो भी 2x2 का बन रहा होगा, और जो मैट्रिक्स 2 होगा वो भी 2x2 का होगा। अब एक और मैट्रिक्स बनाए सम 2x2। अब इसकी जरूरत क्यों हुई? तो इसकी जरूरत को समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स पढ़ रहे होते हैं, मैथमेटिक्स का एक थोड़ा सा टर्म लाता हूं कि अगर मान लो ए का मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो 1 1 1 2 दिया हुआ है और जो बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो जब हम इसको सम करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ रहा होगा 1 + 2 3
1 + 3 4, 1 + 5 4, 5, 2 + 5 7। तो एक चीज समझ में आया कि जब हम इसको सम किए तो ये भी एक मैट्रिक्स बना और ये भी सेम मैट्रिक्स बना जो ऑर्डर में वो था, मतलब ये 2/2 में था, ये भी 2/2 में था, तो हमारे पास आउटपुट भी 2/2 में आया। मतलब एक चीज क्लियर हुआ कि जो हम सम कर रहे होंगे, सम का वैल्यू ला रहे होंगे, तो वो भी सेम चीजें सेम फॉर्मेट में आउटपुट दे रहा होगा। तो ये सारा काम हम कर रहे होते हैं, इसीलिए हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया जो मैट्रिक्स ही होगा और वही ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में हम मैट्रिक्स का इनपुट कर रहे हैं। तो यहां पर हमने सम नाम का वेरिएबल बना के उसी ऑर्डर में रो और कॉलम डिफाइन किया। अब टॉपिक यहां से आगे बढ़ा। अब सबसे पहले क्या जरूरत होता है, तो अगर एज ए यूजर बात करें, यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन हो रहा था, या तो हम पहले ही डिफाइन कर देते वैल्यू कि मैट्रिक्स 1 का वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स 2 का वैल्यू क्या है, उसके बाद लॉजिक लगाते, या तो एक और चीज कर सकते थे कि हम यूजर को बोल रहे हैं कि आप अपना मैट्रिक्स डालो, उसको हम ऐड करेंगे। तो मैंने अभी तक बताया था कि 2D को जब भी इनपुट करना होता है तो आपको यूज करना होता है नेस्टेड लूप का। यहां पर हमने वही यूज किया, नेस्टेड लूप का। तो इस पूरा लाइन का अगर हम कंसेप्ट समझे तो अभी मैंने समझाया था कि एक एक करके वैल्यू मैट्रिक्स 1 में पहले जा रहा होगा। मतलब सबसे पहले मैट्रिक्स 1 नाम का अरे बन रहा होगा, अरे में 2/2 का फॉर्मेट हो रहा होगा, और वहां पर जो हर एक रो का हर एक एलिमेंट का जो एक्सेस होगा वो कुछ इस तरह से हो रहा होगा कि सबसे पहले 0 रो 0 कॉलम, फिर 0 रो 1 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। तो ये आपका मेमोरी में फिट हो जाना चाहिए कि 2/2 का फॉर्मेट इस तरह है मैट्रिक्स 1 का। अब वही सेम चीजें यहां पर इनपुट हो रहा होगा एक एक करके और वैल्यू जा रहा होगा। लेट सपोज यूजर ने दिया 1 2 3 4, तो यहां पर कंडीशन मेक श्योर होगा कि जो होगा वो रो और कॉलम पर जो कॉम्बिनेशन कर रहा होगा, जहां पे आई को रो के साथ कंपेयर किए क्योंकि आई रो का खेल हो रहा था और जे कॉलम के साथ ओपन हो रहा था, तो जे को कॉलम के साथ कंपेयर किए और एक एक करके वैल्यू गया और फाइनली जो ये मैट्रिक्स हुआ वो कुछ इस तरह से हमारा इनपुट हो गया 2/2 में। उसी तरह सेम काम हम वही कर रहे होंगे मैट्रिक्स 2 के लिए, और जब इसको कर रहे होंगे तो आपके पास मान लो सपोज यूज किया गया 5 6 7 8, तो ये भी 2/2 में इनपुट हो गया। अब यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि सर जब हम इनपुट कर रहे होंगे तो इस तरह हमें दिख रहा होगा क्या, इस तरह हमें शो हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा, बट आपके मेमोरी में कुछ इसी तरह से स्टोर हो रहा होगा, इसी तरह से वैल्यू असाइन हो रहा होगा, और ये आपको समझना होता है। यही सब चीजों को समझना एक बढ़िया लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्वर का पहचान होता है कि वो समझ पा रहे होते हैं कि डेटा किस वे में स्टोर हो रहा है। क्योंकि आने वाले सेशन में हम डेटा स्ट्रक्चर के और भी डीप कंसेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे, लिंक लिस्ट पढ़ रहे होंगे, ट्री पढ़ रहे होंगे, ग्राफ पढ़ रहे होंगे, तो वो मेमोरी एलोकेशन बहुत जरूरी हो रहा होगा। तो जब इस तरह से हमारा दोनों वैल्यू इंसर्ट हो गया तो अब हम समझते हैं कि लॉजिक्स की बात करें तो लॉजिक क्या है। तो लॉजिक की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स का लॉजिक बोल रहा होता है कि जब भी हमें सम करना होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, अगर मान लो फर्स्ट दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो हम कर क्या रहे होते हैं कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर रहे होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो इसका एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि लेट सपोज 1 2 3 4 है और इसी को ऐड करके 5 6 7 8 है और फाइनली इसका आउटपुट हमें यहाँ बताना है। तो ये क्या है, ये A0 0 है, A0 1 है, A1 0 है, A1 1 है। उसी तरह ये क्या है, B0 0 है, B1 0 1 है, ये B1 0 है और ये B1 1 है। तो ये 2/2 का बन गया। अब इसको जो जोड़ना है और फाइनल लाना है, तो अगर हम गौर करें इसको और इसको एक साथ जोड़ना है, इसको एक साथ जोड़ना है, इसको एक साथ जोड़ना है और इसको एक साथ जोड़ना है। तो अगर हम एक चीज गौर करें तो एक चीज समझ में आया कि इसका जो रो और कॉलम का वैल्यू है सेम उसी के साथ उसी को साथ जोड़ना है। उसी तरह जो इसका रो का कॉलम का वैल्यू उसी तरह उसको जोड़ना है। तो ये रो कॉलम मैच कर रहा है, तो रो कॉलम जब मैच ही कर रहा है तो सेम कंडीशन लगा रहे होंगे, जहां पर रो मैट्रिक्स 1 का भी सेम होगा और मैट्रिक्स 2 का भी सेम होगा और सम के उसी वैल्यू में इंसर्ट कर रहे होंगे। तो बस वही लॉजिक पर काम कर रहे हैं, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 के बीच में प्लस कर दे रहे हैं
और फाइनली उसको स्टोर कर दे रहे सम नाम के 0 एलिमेंट के साथ, आई और जे के कॉलम रो के साथ। तो इस तरह से स्टोर हो रहा होगा और वैल्यू है जो असाइन हो रहा होगा। लाइक अगर इसका हम फ्लो चार्ट समझे तो सबसे पहले मैट्रिक्स 1 में 0/0 जोड़ मैट्रिक्स ट्रू का 0/0 ऐड होके सम में 0/0 में असाइन हो रहा होगा। तो अगर इस तरह से गौर करें तो ये दोनों ही तो वही तो कंडीशन है कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जिसका 0 रो और 0 कॉलम है उसको ऐड करना है सेकेंड मैट्रिक्स के 0 और 0 कॉलम में और उसको स्टोर करना है 0 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम में। तो इसी तरह का लॉजिक्स को हम बस बिल्ड कर रहे होते हैं और फाइनली जब हम सम कर दिए तो उसी को प्रिंट कर रहे होते हैं सम के मैट्रिक्स में। तो ये प्रोग्राम, ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी भी पूछ रही होती है आपके एग्जाम में और आपके कॉम्प्लिकेशन को, आपके लॉजिक्स को बिल्डअप कर रही होती है, क्योंकि इसमें सारे जगह पर जब भी अरे का कोई भी आपको अरे में कोई भी परफॉर्मेंस करना है, कोई भी ऑपरेशंस करना है 2D अरे में, तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए 2D अरे यूज हो रहा होगा। कुछ भी करना है, घटाओ गुना भागा कुछ भी, 2D अरे हर बार यूज कर रहे होंगे प्रिंट करने के लिए, इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पर प्रोसेस करने के लिए हमने 2D अरे यूज किया, एक एक करके प्रोसेस हो रहा था, वैसे ही प्रिंट करने के लिए एक एक करके प्रिंट हुआ और फाइनली हमारा आउटपुट आया। तो जब हम इसका इनपुट लेके 1 2 4 5 और 6 5 3 2 ले रहे होंगे तो फाइनली हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा 7/7 7 और 7। तो ये था हमारा 2D के एक एग्जाम्पल। अब इसका एक क्वेश्चन आता है दूसरा, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो मैं ये क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूं, आप है जो इसका एक कोड कमेंट में हमें लिख के बताना और वहां पर बताना कि कैसा लग रहा है ये हमारा यूट्यूब वीडियोस। और अगर कोई भी कुछ भी गलती मेरे एंड से होती है तो आप हमें गाइड कर सकते हो, आप हमें मदद कर सकते हो कि यस भैया यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर दीजिए या इस टॉपिक को थोड़ा सा और समझा दीजिए। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक को फिर से पढ़ाया जाए। तो ये यहाँ तक 2D अरे का कंसेप्ट था। अब बात करते हैं कि सर 2D अरे तो पढ़ लिए, तब हम डीएसएक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, लीड कोड सॉल्व कर रहे होंगे? तो नहीं। जब भी लीड कोड की बात आती है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप लीड कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो तो वहां पर आपको यूज करना होता है फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन में बना हुआ रहता है लीड कोड के प्रॉब्लम को। अब फंक्शंस में 2D कैसे पास कर रहे होंगे, तो आज वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पासिंग 2D अरे टू अ फंक्शन। तो एक्चुअली कुछ नहीं है, जैसे हमने 1D अरे पास करना सीखा था फंक्शन में, सेम लॉजिक 2D अरे फंक्शन में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख ले हमारे प्लेलिस्ट में और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर ले। तो वापस से आते 2D अरे को फंक्शन में पास करने का टेक्निक। तो एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा होता, सब चीजें सेम हो रही होती हैं, लेकिन जो मैंने 2D में बताया था कि रो को जरूरत नहीं होता है डिफाइन करना, पर मेक श्योर कि जब आप 2D अरे बना रहे हो तो आपके अरे का जो टाइप होगा उसमें आपको कॉलम मेक श्योर आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि जब आप कॉलम डिफाइन नहीं कर रहे होगे तो कंपाइलर उसको समझ नहीं पा रहा होगा और फाइनली वो गलत आउटपुट दे देगा। तो वहां पर पहले सिंटेक्स की बात करें तो 2D अरे का एक रूल है कि जब आप 2D अरे पास कर रहे होते फंक्शन में, यू मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम, रो कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। मतलब बोल रहा है कि रो को अगर आप ब्लैंक भी छोड़ देते तो कोई इशू नहीं है, पर आपका कॉलम का नंबर वो मेक श्योर आपका डिफाइन होना चाहिए। तो आपका अगर सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन का नाम में जो रिटर्न टाइप आप लगा रहे होते वो, फिर फंक्शन का नाम, फिर डेटा टाइप। अब डेटा टाइप किसका? अरे का डेटा टाइप, और यहाँ पर रो और यहाँ पर कॉलम, और एक रो नाम का अलग से बना दिए, एक कॉलम नाम का अलग से वेरिएबल बना दिए। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। अब यही 2D अरे फंक्शन का हम वापस एक प्रोग्राम देख रहे होंगे, पर इस बार हम देख रहे होंगे फंक्शन के हेल्प से। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 2D अरे को लूप के हेल्प से बार बार डिस्प्ले कर रहे थे, बार बार ऑपरेशन कर रहे थे। सेम काम हम 2D अरे में फंक्शन के हेल्प से कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कैसे ये काम कर रहा है। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी कोड स्टार्ट होता है तो मेन फंक्शन आपको स्टार्ट कर रहा होता है। अब यहां पर शुरू हुआ कि मैट्रिक्स नाम का हमने टेबल एरे बनाया और उसमें 2 रो और 3 कॉलम। 2 रो 3 कॉलम का मतलब हुआ 2/3, मतलब 6 एलिमेंट जाएगा, जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो 2 रो में वैल्यू गया 1, फर्स्ट रो में वैल्यू गया 1 2 3 और दूसरे रो में वैल्यू गया 4 5 6। मतलब यहां तक ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर ये डायग्राम हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि कुछ इस तरह से
काम किया। मतलब ये हुआ जो हमारा मैट्रिक्स का अरे बनाए थे 2/3 का, उसमें जो वैल्यू हम असाइन किए वो असाइन किए 1 2 3 4 5 6। जो 1 है, 1 कहाँ पर है? 1 अगर बात करें तो 1 है मैट्रिक्स नाम के एलिमेंट में 0th रो और 0th कॉलम पर। ये आपका इंडिसेस है, जो इंडिसेस इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह 2 कहाँ है? 2 है 0th रो और 1 कॉलम पर, और उसी तरह 0th रो 2 कॉलम पर 3 है। तो ये 1 रो के लिए हुआ, और उसी तरह सेकेंड रो के लिए भी होगा 1 0 1 1 और 1 2। और यहाँ पर फाइनली 1 2 आ रहा होगा, यहाँ 1 1 आ रहा होगा, यहाँ 1 0 आ रहा होगा, यहाँ 0 0, यहाँ 0 1, यहाँ 0 2। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है हमारा टेबल। तो ये फिगर एक्चुअली आपके माइंड में हमेशा बनना चाहिए जब आप 2D अरे का कंसेप्ट या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि जब एक बार आप विजुअलाइजेशन कर लेते हो ना कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कैसे उसका लॉजिक बिहाइंड में कंपाइलर काम कर रहा होगा, तो आपको सारा प्रोसेस काम करने में बहुत ही इजी हो रहा होगा। तो अगर आप देखो तो डिस्प्ले का जो भी काम हम कर रहे थे अभी तक विदाउट फंक्शन, वो सारा प्रोसेस सेम टू सेम यहां पर लिखा हुआ है, सेम प्रोसेस। बस आपको एक फंक्शन बना दिया गया है डिस्प्ले नाम का, क्योंकि हमने यहां पर इस लाइन के बाद अगर हम समझें तो यहां पर डिस्प्ले कॉल हुआ, और यहां पर हमने 3 वैल्यू पास किया। एक मैट्रिक्स जो हमारा अरे है, तो जो हम यहां पर पहले पास कर रहे होंगे वही चीज वहां पर जा रहा होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैट्रिक्स पास किए अरे के रूप में, तो यहां पर देखें तो सबसे पहले अरे आया, फिर 2 रो किए, 2 पास किए तो वो रो में जा रहा हो, और तीसरा जो पास किए वो कॉलम में जा रहा हो। तो इस तरह से फंक्शन कॉल हुआ और वहां पर काम किया, यहां से आर्गुमेंट गया और वहां पैरामीटर बन गया। अब अरे में 3 यहां पर क्यों डिफाइन किया, रो को ब्लैंक क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया था कि फंक्शन में जब आप पास कर रहे होते हो तो मेक श्योर कि अगर आप रो को भी डिफाइन कर दिए तो कोई इशू नहीं, पर लेफ्ट मेक श्योर डिफाइन होना चाहिए। तो यहां पर वही लॉजिक्स को बस रो और कॉलम के साथ ओपन करके इस अरे के साथ ऑपरेशन कर दिया। अब अगर आपको याद होगा कि 1D अरे में मैंने बताया था कि अरे एक्चुअली पास हो रहा होता है, तो अरे में कॉपी वैल्यू नहीं बन रहा होता है, बल्कि उसका बेस एड्रेस पास हो रहा होता है। मतलब अगर यहां पर हम कुछ भी अपडेट कर रहे होते हैं अरे को, तो इस अरे में भी अपडेशन हमें दिखने को मिलता। मतलब अरे में जब भी हम कोई चीज अपडेट कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो वो ओरिजिनल अरे के साथ भी मॉडिफाई होता है। तो कुछ इस तरह से हमारा काम कर रहा होता है 2D अरे। तो आज के अगर सेशन की बात करें कि आज के सेशन में आपने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले समझ में आया कि 2D अरे कुछ नहीं है, अरे ऑफ अरे है। अरे के अंदर एक और अरे है जो टेबल फॉर्मेट में स्टोर करता है डेटा को। दूसरा समझ में आया कि एक्सेस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हमें 2 इंडिसेस लगते हैं, रो और कॉलम। जैसे हम इस सेल का एक्सेस कर पा रहे थे एक्सेल सीट में, जैसे हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे मैट्रिक्स में, तो वहां पर भी हमें 2 चीज चाहिए था, रो और कॉलम। सेम चीजें यहां काम आया। फिर समझ में आया टोटल जो एलिमेंट है वो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर जितना वैल्यू आता है उतना ही एलिमेंट्स होगा। फिर समझ में आया कि इसको इनिशियलाइज हम कर सकते हैं डिक्लेरेशन के पहले भी और डिक्लेरेशन के बाद भी। फिर एक चीज और समझ में आया कि जब हम पास करते हैं फंक्शन में, तो कॉलम मेक श्योर डिफाइन होना चाहिए एज ए यूजर के थ्रू। तो ये सारा चीज आज काम में आया। तो अगर रियल लाइफ में एग्जांपल हम समझे कि मान लो 3 स्टूडेंट है, उसको 5 सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क्स चढ़ाना है एक्सेल में, तो यहाँ पर हम उसी को, अब उस एक्सेल में जो बैकएंड में स्टोर हो रहा होगा डेटा कुछ इस तरह हो रहा होगा कि मार्क्स नाम का एरे बनाए, उसमें 3 रो और 5 कॉलम की, जहां पे 3 इंडिकेट कर रहा है 3 स्टूडेंट्स, जो रो को इंडिकेट कर रहा है, और 5 बता रहा है 5 सब्जेक्ट्स जो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, और इस तरह से कुछ काम कर रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स 1/3, तो ये 1 मतलब समझ में आना चाहिए, अच्छा एक घटा के मतलब सेकेंड रो, और ये 3 है यानी 4th, मतलब सेकेंड रो 4th कॉलम को काम कर रहा होगा। तो मार्क्स ऑफ सेकेंड स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट। तो ये इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है, और इस तरह से प्रोसेस हमारा 2D में चल रहा होता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट में करें कि कैसा लगा वीडियो। और अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।